Are engineers confused in life? देखो कंफ्यूज तो हर कोई है। So many 20-year-old are jobless today. 80% स्टूडेंट वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर जॉबलेस। Why are startups failing in India? जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया इन्वेस्टर्स का। What do you recommend a 20-year-old guy कि यार ये 2-3 कोर्सेस, ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें आपको अपस्किलिंग करनी चाहिए? तो मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे बच्चों को जो दिल्ली पुलिस की एसआई की तैयारी कर रहे थे, नाउ द परफॉर्मेंस मार्केटर और महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। How can a 20-year-old guy today can get better jobs? अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक सॉलिड वर्क पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। But problem क्या है टेक की? बहुत सारी कंपनीज हैं बट वैल्यू एजुकेशन बहुत कम है। What went wrong with Byju's? शिवम भाई, एडटेक माफिया को रिप्रेजेंट करने वाले शिवम भाई, इतना क्रेजी एडटेक की दुनिया है। आप नाम आजकल सुनते ही हो, रिपोर्ट्स में आता है रोज, वैल्यूएशन डाउन हो गई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की। कहाँ 30-40 बिलियन डॉलर पे थे, अब 1 बिलियन डॉलर तक भी कोई नहीं दे रहा उनको। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि भाई ये एडटेक माफिया की जो दुनिया है, जिसमें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? बट सब सिखाने, सब समझाने, इसके सीक्रेट्स बताने से पहले एक फटाफट से प्लेज ले लो कि जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। बिल्कुल नितिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो। मेरे लिए बहुत मैटर करता है एंड मैं आपको तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब से आपने पॉडकास्ट शुरू भी नहीं किया था। इनफैक्ट आपने शायद बिजनेस के जब इनिशियल वर्जन्स आपने निकाले थे, आपके शुरुआती दौर, तो मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा। तो मुझे आज बड़ी फील हो रही है कि आपके शो पे मैं आज हूँ। सो जितने भी लोग आज इस शो को देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी वही रश फील होगा कैसे एक बिजनेस बनता है। और शायद वो जो झलकियां हैं जो आपने जर्नी में जी हैं, वो हम कहीं ना कहीं बीच में शेयर कर पाएंगे। रही बात एडटेक की, डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी शेयर करूंगा और प्लेज लेता हूं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। अमेजिंग। आप इंजीनियर हो जी, है ना? मुझे एक सबसे क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये आता है कि आर इंजीनियर्स कंफ्यूज्ड इन लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? देखो कंफ्यूज तो हर कोई है। एक बीकॉम का बच्चा भी है, बीटेक का बच्चा भी है, बट इंजीनियर ज्यादा है। अगर हमारे देश में देखें, इंजीनियर एक कॉम है, एक लीग है जो एक तरीके से बनी थी 1990 में। आईआईटीज का जमाना था और वहां पे उस टाइम पे इंजीनियर्स को पूजा जाता था। फिर वो एक सेपरेट एंटिटी बन गई। अगर आपको अच्छी लड़की लेनी है तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है, बिकॉज उस टाइम पे माना जाता था एक टेक करियर एक बहुत अच्छा करियर है। बट धीरे धीरे जैसे इंजीनियरिंग डिटोरिएट हुई तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बढ़ते रहे, कॉलेज भी बढ़ते रहे, बट जो वैल्यू ऑफ इंजीनियर्स हैं वो बाहर कम निकले। मैं खुद एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं। मैंने सोचा था मैं सीमेंस में जाऊंगा या किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन में जाऊंगा और अच्छी जॉब लूंगा, बट मुझे लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बना जितने मेरे दोस्त शायद बने। और मैं दैट्स वन ऑफ द रीजन मैंने इंजीनियरिंग को एज अ करियर परस्यू करने के बाद भी चूज नहीं किया। तो मुझे लगता है इसलिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई इंजीनियर्स को अलग निगाह से देखा जाता है। वरना इंजीनियरिंग इज जस्ट लाइक अनदर सब्जेक्ट, बीकॉम, बीबीए, एमबीए और एनी सब्जेक्ट आउट देयर। So is that the reason why so many 20-year-old are jobless today? बिल्कुल। अगर आप हम इंडिया का जॉब मार्केट देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस वो 3 रीजन से हैं। पहला, सरकारी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। इनफैक्ट अभी के जो आंकड़े बोलते हैं वो 80% स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 80% स्टूडेंट वो हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर जॉबलेस। तो अगर हम देश के आंकड़ों को देखें कि जो सरकारी नौकरी में 5 साल, 7 साल, 8 साल लगा रहे हैं, तो ये बड़ा खतरनाक चिंता वाला विषय है और उनके पास में प्लान बी नहीं है। और प्लान बी सिर्फ यही रीजन है जॉबलेस दिस होने इज का? वन ऑफ देम। सेकंड रीजन मेरे हिसाब से बना द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जिस तरह से हमें ये बताया गया कि आपको ये पढ़ना है, ये करना है, ये नंबर लाने हैं, उसके बाद में ये करना है, बट किसी ने नहीं सिखाया पैसा कैसे कमाना है। राइट फ्रॉम अ कॉलेज फर्स्ट ईयर में किसी टीचर ने नहीं बताया पैसा कैसे कमाना है। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पैसा कमा रहा था, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, कुछ एक्स्ट्रा इनकम से पैसे बना रहा था, तो कॉलेज की टीचर्स मुझे बोल रही थी गलत काम कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, वो बेटर है, उससे तुम्हारा करियर बनेगा। ठीक है, शायद कुछ लोगों का करियर बना भी होगा उस पढ़ाई को करके, बट मेरे लिए वो फ्रीलांसिंग बहुत जरूरी थी। उसने मुझे लाइफ स्किल सिखाए। तो पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई के अलावा लाइफ स्किल सिखाने बहुत जरूरी है, और लाइफ स्किल में पैसा बनाने का स्किल एक बड़ा स्किल है। शायद स्कूल और कॉलेज पढ़ाने में फेल हो गए हैं मेरे हिसाब से। अब मुझे ना, आपने बात की कि लाइफ स्किल की बात है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, वो भी सिखाना चाहिए। अगर आज की डेट में कोई, इफ देयर इज अ 20-year-old who is planning to start a business today or getting into business today, how do they figure out that there is a gap in the market and how they can find that gap? देखो, पहले हम ना वाई पे जाएंगे, करना क्यों है बिजनेस? पैसा कमाने के लिए करना है तो रुक जाओ।
क्योंकि देखो अधिकतर प्रॉब्लम यही है कि सब लोग पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस का तो काम ही पैसा बनाना है, करना तो पैसा बनाने के लिए चाहिए। बट मैं थोड़ा अलग तरीके से बिजनेस को देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिकर के बिजनेस में कभी नहीं आऊंगा, मैं खुद नहीं पीता, मैं नहीं बेच सकता, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा। उसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन या बडिंग बिजनेस में किसी बिजनेस को करने की सोच रहा है, रिलेटेबिलिटी बहुत होनी जरूरी है। कि आप परफ्यूम ब्रांड बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, आप एजुकेशन कंपनी चला रहे हो तो क्यों चला रहे हो। वो रिलेटिविटी के साथ में ना आपके अंदर लाइफ का मोटो बनता है कि मुझे ये बिजनेस बनाना है। लेकिन अगर सिर्फ ये सोच के हो कि बिजनेस बनाना है पैसा कमाने के लिए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर कोई 20 समथिंग बिजनेस बनाना चाहता हो तो पहले खुद से पूछे 4 बार। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है आतिफ, कल यूके से उसका रात में 10 बजे फोन आया कि सर मैं ना बहुत परेशान हूं, यूके में जॉब कर रहा हूं, अच्छा पैसा कमा रहा हूं, बट मुझे बिजनेस बनाना है, बिजनेस बनाना है, बिजनेस बनाना है। वो बार बार बिजनेस बनाने की बात कर रहा है, बट बोला किस चीज का बनाना है, कह रहा वो नहीं पता। मतलब गेट इट आउट, पहले ये पता लगा तुझे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर बिजनेस बनाइयो। तो प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम ना हो कोई सॉल्व करने के लिए, देन वर्क विद सम इंडस्ट्री। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके माइंड में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा और आपको लग रहा है यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मैं बिजनेस किस चीज का करूं, तो भाई बेटर है कि मत करो। पापा के पैसे जलाने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज 20 साल का बच्चा तभी बिजनेस कर पाएगा या तो उसके पास पापा के पैसे हो या वो रिस्क लेगा बहुत बड़ा अपनी लाइफ का, राइट। दोनों फाइन है, मैं दोनों से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर एक 20 साल का बच्चा बिजनेस करना चाहता है, वर्क विद सम स्टार्टअप एट अ अर्ली स्टेज। जो ज्ञान और जो नॉलेज मिलेगी ना, वो शायद बिजनेस बनाने पे भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप में आप जुड़ते हो तो आपके पास में एक शेल है, गिरोगे तो कोई संभाल लेगा, वहां पे पैसा नहीं लगा आपका, सीखने को बहुत कुछ है, मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक रोल पे काम नहीं करना, 4 रोल पे काम करना है, पैसा किसी और का लगा हुआ। तो स्टार्टिंग और स्टार्टअप की जगह वर्किंग विद अर्ली स्टेज स्टार्टअप, ये अच्छी चॉइस है। क्रेजी। बट स्टार्टअप भी आजकल कौन सा, बहुत सारे तो बेचारे, जैसे फेलियर रेट देखा है हमने, मोर देन 95% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया। व्हाई डू यू थिंक दैट इज, व्हाई आर स्टार्टअप्स फेलिंग इन इंडिया इन दैट मच कैपेसिटी? देखो मैं तो बोलूंगा स्टार्टअप फेलियर रेट कम हो गया। कम हो गया। आप देखो 2016 में जब हम मिले थे, 2015 में मिले थे, हर टॉम डिक एंड हैरी को पैसा मिल रहा था। बट क्या वो पैसा मिल रहा है? नहीं। ठीक है, पिछली एक हफ्ते की रिपोर्ट निकाले तो $1 बिलियन आए इंडिया में स्टार्टअप इंडस्ट्री में। $1 बिलियन कम नहीं होता एक हफ्ते में, पहले एक महीने में भी नहीं आते थे। तो गुड थिंग इज अब जो पैसा मिल रहा है ना, बड़े राउंड्स ज्यादा हो रहे हैं, छोटे राउंड्स कम हो रहे हैं, एंजल लीड्स कम हो रही हैं, सीड राउंड्स कम हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े राउंड है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, उन पे पैसा भरपूर आ रहा है। क्यों ऐसा शिफ्ट क्यों हुआ? शिफ्ट इसलिए हुआ बिकॉज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया इन्वेस्टर्स का। यू नो दैट प्रोडक्ट नहीं है, पैसा आइडिया पे उठा लिया, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया ऐसे लोगों को। लेकिन जब लोगों को बेवकूफ बनाया गया, इन्वेस्टर्स को गलत रिटर्न दिखाए गए, गलत पीएनएल दिखाया गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से एक इन्वेस्टर जागरूक हो गया। आज उसको 10 लाख रुपए डालना है तो 10 क्वेश्चन पूछता है। पहले 10 लाख रुपए डालने में वो ये देखता था बच्चा कौन है और आइडिया क्या है, बट अब 10 लाख रुपए डालते बताता है कि प्रॉफिट कितना है। तो दो मोमेंटम्स हैं और जो मेट्रिक्स हैं वो काफी चेंज हुई है मेरे हिसाब से। कल मैं ना इसी पे बात कर रहा था, तो मैं भी नाम ले लूंगा कि कल मैं किसके साथ था, अदरवाइज काफी अलग सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। बट ही रन्स अ बिजनेस ऑफ वर्थ 500 करोड़, रेवेन्यू है उनका 500 करोड़ का। और कल जब पॉडकास्ट खत्म हो गया उसके बाद वो मुझे बता रहे थे कहानी कि नितिन भाई 500 करोड़ हम लोग कर रहे हैं, अभी वो 750 करोड़ का राउंड रेस कर रहे हैं एक और, मतलब उसके ऊपर 500 करोड़ उनकी टॉप लाइन है, 750 करोड़ का एक राउंड रेस कर रहे हैं। कह रहे दुनिया सब एक दूसरे का बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट है नहीं, सीरीज ए वाला सीरीज बी का काट रहा है, सीरीज बी वाला सीरीज सी का काट रहा है, बट यही चल रहा है मार्केट में। मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ भाई, ये सिर्फ स्टार्टअप नहीं, बड़ी कंपनी के साथ भी है, सबके साथ है। मैं आपको बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी कंपनी के लिए मैं कंसल्टिंग का काम करता था, मैं अगेन नाम नहीं लूंगा। वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके 2 IPOs आ चुके हैं और लिटरली वो भी काट रहे हैं किसी का। 100 करोड़ की कंपनी एक्वायर करके 1000 करोड़ रुपए रेस करते हैं और 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। आजकल ये भी बहुत राउंड रेस में कमा लेते हैं, IPOs भी बहुत आ रहे हैं बाद में। पीपल मेक लॉट ऑफ मनी एंड कोई ना किसी का तो काटता है ये बिजनेस में, लेकिन एंड में कटता किसका है वो आप जानते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस सोच से सोचोगे दैट्स फाइन, बट देयर आर लेजिटिमेट कंपनीज, देयर आर कंपनी व्हिच हैव क्रिएटेड वैल्यूज, बट वो कंपनीज बनने में कई साल लगते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी बनानी है तो कहीं ना कहीं किसी का कटेगा, ये फॉर श्योर है। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग, पहले जॉब्स की बात कर रहे थे हम, अपस्किलिंग की बात कर रहे थे पहले हम, कि यार आज की डेट में बच्चे इतने इंजीनियर्स जॉबलेस क्यों हैं। What can a 20-year-old guy do? एक 20 साल का बच्चा आज की डेट में क्या करे कि वो अपस्किल हो जाए? कैसे करना चाहिए उसको अपस्किलिंग अपना? मैं बोलूंगा ये ना इनकम डायमेंशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। मान के चलते कोई बच्चा गांव का आज ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो गांव में रहता है, वो बोलेगा मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, मैं कैसे करूं। और वहीं शहर का बच्चा, उस पर इतने सारे रिसोर्सेज हैं,
वो 20 साल के बच्चे पे रिसोर्सेज बहुत है, उस पे पापा का प्रेशर नहीं है, मम्मी का प्रेशर नहीं कि तुझे कमाना नहीं है, और हो सकता है 20 साल का गांव का बच्चा, उस पे बहुत प्रेशर है कमाने का। तो आपके इनकम बैकग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि किस प्रेशर पे आप काम कर रहे हो, ये बड़ी बात है। रही बात अपस्किलिंग की, मार्केट बहुत ओपन है, यूट्यूब भी काफी है। नितिन भाई बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, यूट्यूब ने जिंदगी बदली है लोगों की। आज एजुकेशन का कंटेंट यूट्यूब पे डोमिनेट करता है। इतने गाने नहीं देखे जाते जितना एजुकेशनल कंटेंट देखा जाता है। तो जो सी की जो लाइफ चेंज हो रही है वो डेफिनेटली ओपन एजुकेशन से हो रही है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, ओपन एजुकेशन के साथ में अगर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए, किसी कंपनी के साथ में काम करने का मौका मिल जाए, तो मुझे लगता है अपस्किलिंग नेक्स्ट लेवल की हो सकती है। सिर्फ पढ़ाई करने से अपस्किलिंग नहीं हो सकती। किसी को लगता है मैं ऑनलाइन कोर्स कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, उससे अपस्किलिंग काफी नहीं है। अपस्किलिंग एक रिगरस प्रोसेस है। आप पढ़ाई भी करोगे, मेंटरशिप भी होगी, फिर उसे प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट भी करोगे, कोई आपको फीडबैक भी देगा, उसके बाद में आप रिवाइज करोगे, बेटर इंप्रोवाइज करोगे, तब जाके आपकी अपस्किलिंग सही फॉर्म में आती है फॉर श्योर। कोई एरियाज हैं जो आप तो ऑब्वियसली यू हैव बीन ट्रेनिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, वर्क विद सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, यू सी द ट्रेंड्स आल्सो कि यार ये सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है। व्हाट डू यू रिकमेंड अ 20-year-old गाय कि यार ये 2-3 कोर्सेस या ये 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें आपको अपस्किलिंग करनी चाहिए? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अगर आप हॉट ट्रेंडिंग चीजों की बात करें, ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आप सिर्फ जॉब लेना चाहते हो, महीने की 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमाना चाहते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे बच्चों को जो दिल्ली पुलिस की एसआई की तैयारी कर रहे थे, नाउ द परफॉर्मेंस मार्केटर, और महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी, क्रेजी अमाउंट ऑफ बिजनेस भी नहीं है, नौकरी है। तो मुझे लगता है अगर आपको 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, बहुत अच्छा और है ये तरीका। अर्ली 20s की बात कर रहे हो आप? 20s 23 साल का लड़का है वो, क्रेजी। शादी भी हो गई, उसकी बीवी भी परफॉर्मेंस मार्केटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है नौकरी करके, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ऐसी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है आजकल बहुत ट्रेंड में है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है वो बताओ पहले। देखो, मार्केटिंग की बड़ी दुनिया है, और आज की डेट में अगर हमें कोई भी ब्रांड बेचना है, एक फोन बेचना है, घड़ी बेचनी है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको डिजिटल पे मार्केटिंग करनी पड़ती है। और डिजिटल इसलिए बिकॉज ऑफलाइन से बेटर रिजल्ट लेकर आता है, रीच अच्छी लेकर आता है, विजिबिलिटी अच्छी लेकर आता है, टारगेटिंग की जा सकती है, अच्छा आरओआई आता है, राइट। अब अगर मुझे कोई चीज बेचनी है ऑनलाइन में, तो सबसे पहले वेबसाइट बनानी जरूरी है। बिना वेबसाइट के मार्केटिंग कैसे होगी? फिर इंस्टाग्राम पे पेज बनाना जरूरी है, उसकी एक प्रमोशन करना जरूरी है, उसके अलावा उसको फेमस करना बहुत जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, सोशल मीडिया जरूरी है। बट एक और चीज आती है जो आजकल बहुत ट्रेंड पे है, वो है एड्स पे पैसे स्पेंड करना। पैसे तो टाटा के टाइम पे भी स्पेंड होते थे, रिलायंस के स्पेंड पे भी होते थे, बट आज जो स्टार्टअप्स है ना, जितना भी पैसा रेज कर रहे हैं, उसका 20 से 50% एडवर्टाइजिंग में जा रहा है। ये एक बड़ा नंबर। आपने पूछा ना कि पैसा किसके पास में जा रहा है, सबका बेवकूफ बन रहा है, तो पैसा कमा रहा है गूगल और फेसबुक। अगर एक एजुकेशन कंपनी 100 रुपए रेस करती है, उसका 30 से 40 रुपया गूगल और फेसबुक कमा के जा रहा है, क्योंकि वहां ऐड चलती है और कस्टमर एक्विजिशन में कॉस्ट जाता है। तो यही मेन रीजन है कि जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसका मतलब ये है कि आप एड्स रन कर रहे हो और कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा कर दे रहे हो उस कंपनी को जहां पे वो एड चला रहे हैं। दैट्स द परफॉर्मेंस। व्हिच ऑल अदर एरियाज? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक है। आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में जा रहा है, जहां पे हम सीआरएम ऑटोमेशंस, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जो कंपनी के विदिन में होती हैं। जब हम बड़े डेटा पे काम करते हैं, लेट्स से आपके पास में 10 लाख लोगों का डेटा है और आपको वहां पे मार्केटिंग करनी है, तो वहां पे सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग काफी नहीं है। परफॉर्मेंस मार्केटर तो फ्रंट सोल्जर है जो आगे जाके लड़ रहा है, बट बैकएंड में जो सिस्टम है वो फट जाता है। आपके पास में लीड्स तो बहुत आ रही है, बट आप मैनेज नहीं कर पा रहे, ऑटोमेट नहीं कर पा रहे, ईमेल सीक्वेंस नहीं बना पा रहे, उसे सही तरीके से चर्न नहीं कर पा रहे। तो बैकएंड के लोग उतने ही ज्यादा कामयाब है जितने आगे के लोग हैं। और उसमें जो सीआरएम ऑटोमेशंस, मार्केटिंग ऑटोमेशंस, ये बहुत सही प्रोफाइल्स है और ये बढ़ती जा रही है। आप देखो ना, व्हाट्सएप का यूज जब से ओपन एपीआई आई है कितना बढ़ गया और पागलों की तरह मार्केटिंग हो रही है। कोई ऐसी मैंने कंपनी नहीं देखी, एक बर्गर बेचने वाली भी कंपनी व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के बोलती है थैंक यू फॉर ईटिंग अवर बर्गर। 30 रुपए का बर्गर बेच के वो मैसेज भी कर रही है व्हाट्सएप पे। तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो पूरा चेंज हो रहा है और मुझे लगता है मार्केटिंग और भी पर्सनलाइज होने वाली है आने वाले दिनों में। व्हाट्सएप का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। मैं अपने खुद की बिजनेस की बताता हूँ। ओके। सो हम लोगों ने, ऑल्दो वी हैव नॉट स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग, मतलब पेड मार्केटिंग पे हम लोग पैसा नहीं खर्च करते थे अभी तक। अब हमने सोचा हम शुरू करते हैं। अब आपकी ब्रांड पे बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप, मैंने देखा करना पड़ता है। हाँ। बट सो वी स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑन लिंक्डइन। ओके। लिंक्डइन पे जो हमारा एक लीड का जो पैसा आ रहा था, जो हमें मतलब पे करना पड़ रहा था, सॉर्ट ऑफ, दैट वाज समवेयर अराउंड 2500 रुपीस। ये कॉस्ट पर लीड। ओके। उसके बाद देयर इज नो गारंटी दैट कॉस्ट इज ऑब्वियसली, जो लीड आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिफिकेशन तो उसके बाद होगी। नाउ कमिंग टू व्हाट्सएप, सो वी यूटिलाइज एंड क्रिएटेड अ सिस्टम जिसके थ्रू हम अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग जब कर रहे थे, सेम लीड, बेटर क्वालिटी, बेटर क्वालिफाइड, 35 रुपीज।
So what we were paying on LinkedIn 2,500 rupees, we are getting the B2B lead of a founder of a company. इस लेवल के लोगों की लीड की शायद बात ये कर रहा रीजन हूँ. है कि जो व्हाट्सएप की अडेप्टेबिलिटी है इंडिया में वो बहुत हाई है और बड़ी ऑडियंस वहां पर है कंपैरिजन टू शायद लिंक्डइन मे बी ये रीजन हो सकता है. नहीं, एक्चुअली देखो तरीका भी है एक. मतलब लिंक्डइन पे यू डोंट हैव कंट्रोल कि आप ऑब्वियसली टारगेटिंग सेट कर सकते हो, बट यू डोंट नो in reality whether the same targeting is hitting that right audience or not. Right. You have to keep on experimenting. It's a black box. True. When you come to WhatsApp, you know कि भाई ये नंबर है, इस आदमी का नंबर है, शिवम आहूजा का नंबर है, इसी को WhatsApp कर रहा हूँ. So और chances of open rate is 80%. Open rate is also very high 80%. because it's more personalized. It's more, I would say, consciously done. बिकॉज अगर हम ह्यूमन बिहेवियर देखें, अगर हम व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस चेक नहीं करते तो एक अंदर रहता कोई मिस ना हो जाए. एग्जैक्टली, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी होते हैं. फोमो भी तो होता है ना यार, 100 मैसेज है, 100 मैसेज है, क्या है वो. yes. तो वो रीजन मेरे को लगता है सबसे बड़ा है कि आप एक तो हाइपर टारगेटेड कैंपेन्स कर सकते हो व्हाट्सएप पे, व्हिच यू कांट डू ऑन एनी ऑफ द चैनल्स, राइट. स्पेशली इफ यू आर रनिंग अ B2B बिजनेस. अगर आप B2C बिजनेस रन कर रहे हो देन ऑब्वियसली यू कैन डू ऑन इंस्टाग्राम, गूगल, बहुत सारे चैनल्स हैं आपके. बट B2B के लिए तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं एक्सप्लोर किया तो आप अपने बिजनेस के साथ धोखा कर रहे हो. बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. सही बात है. कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, मुझे ना यार आपने अपस्किल की बात की और ये 2-3 एरियाज हैं जहाँ पे हमें अपस्किल कर सकते हैं. बहुत लोगों को मैंने देखा शिवम भाई कि यार वो स्किल भी कर लेते हैं अपने आप को, अच्छी जगह से पढ़ाई भी कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग जॉब्स बहुत बड़ी दिक्कत आती है. देयर इज अ ह्यूज गैप व्हेन यू वांट टू फाइंड अ जॉब, व्हेन यू गो आउट एंड फाइंड अ जॉब, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज A, you don't know how to reach out to these people. B, when you reach out, you don't know what to write. C, when you do that, you don't know when to react, how to react if they reply. तो आई बिलीव कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप है जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे. What is your take? How can a 20-year-old guy today can get better jobs? सो अगर कोई 20 साल का बच्चा है ना, उसे पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा एक जॉब लेने के लिए. मतलब अगर वो सबको हाई सर करके रीच आउट कर रहा है तो पहली बात तो लोग उसको रिप्लाई नहीं करेंगे. आई स्टिल सी सो मेनी 20 years old बच्चे जो बोलते हैं हाई सर और उनको रिप्लाई नहीं करते. उनका आधा टाइम तो इसी में चला जाता है. दैट्स नॉट अ राइट वे टू कोल्ड रीच आउट. अगर आपको कोल्ड रीच करनी है तो अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक सॉलिड वर्क पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा. जी हाँ, 20 साल में वर्क पोर्टफोलियो ये आज की डेट की रिक्वायरमेंट है. आप रिज्यूमे के बेसिस पे और ये बेसिस के स्किल की मैं अच्छा बोलता हूं तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली. जो इंजीनियर है वो वर्क पोर्टफोलियो कैसे बनाए? देखिए एक इंजीनियर क्या है आज की डेट में, अगर आप एक इंजीनियर ले लीजिए, शायद लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, लेट्स से कोई भी इंजीनियर है, उसके पास में कुछ प्रोजेक्ट्स तो हो सकते हैं. अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में कोई इंटर्नशिप तो की होगी, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो किए होंगे. अगर वो सच मायने में वो प्रोजेक्ट्स कर दे रेदर देन कहीं से कॉपिंग करके जो नॉर्मली लोग करते हैं, तो अगर वो सच मायने वो प्रोजेक्ट्स कर देना, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे उसको जॉब मिल सकती है. और ये फैक्ट है. और बहुत बार तो मैंने देखा है जहां इंटर्नशिप्स होती हैं वो इसीलिए कराई जाती है ताकि आपको जॉब में रख लिया जाए. मैंने बहुत हार्डली ऐसा होगा, जो भी मैं इंटर्न्स हायर करता हूं उसमें 80% लोगों को हायर कर लेता हूं. बिकॉज मेरा पर्पस है कि मैं अगर इंटर्नशिप दे रहा हूं, उसको इतना कुछ सिखा रहा हूं, व्हाई शुड आई लेट हिम गो. मैं उसको कहीं और क्यों जाने दूंगा, मैं उसको कंपनी में ही एब्जॉर्ब करता हूं. और मैं इंटर्नशिप में ही ऐसे लोगों को लेकर आता हूं जिनके पास में कुछ ऐसे प्रूवन रिकॉर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे डिजिटल प्रूफ्स होते हैं जिसको देखकर मैं कह सकूं दिस पर्सन इज गुड इन दिस स्किल. तो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, डिग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज पीछे जाने वाली है. इनफैक्ट मैं कुछ कॉलेज डिग्रीज के ओनर्स को जानता हूं, वो अपनी कॉलेजेस बंद कर रहे हैं. क्यों? डिग्री बेस्ड स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे वहां पर, और इट्स अ प्राइवेट कॉलेजेस. प्रॉपर कॉलेज की बात बंद कर रहे हैं. वाई? बिकॉज उन्होंने टाइम के साथ में आपको इवॉल्व नहीं किया, मार्केटिंग अच्छी नहीं की, और सारे स्टूडेंट दूसरे कॉलेजेस में जा रहे हैं, और उसके साथ में लोगों का क्रेज भी कम हो रहा है उन कोर्सेज को लेकर. नाउ दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट. प्रॉपर इंजीनियरिंग डिग्री की बात कर रहे हो या मैं नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज की बात कर रहा हूं. बट कुछ कोर्सेज हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे नहीं दिख रहा वो कॉलेजेस आजकल दे पा रहे हैं. मेरे खुद के कॉलेज में जहां से मैं पढ़ा हूं, उन्होंने मैकेनिकल की सीट्स को लेट्स से 100 से वो 10 पे ले जाते हैं. नहीं उनके पास में स्टूडेंट्स. तो डेफिनेटली बहुत सारा डिफ्लेक्ट आया है स्टूडेंट्स का इन मेन स्ट्रीम कोर्सेज, एंड वो कुछ नया देख रहे हैं मार्केट में. और बहुत सारे बच्चे तो अब्रॉड की तरफ भी मूव कर रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज देख रहे हैं, कुछ स्किल सीख रहे हैं. और जो बच्चे समझदार हैं वो तो स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं रेदर देन जस्ट डिग्रीज पे. एक ना बहुत सरप्राइजिंग चीज मुझे पूछनी है. आई वाज टॉकिंग टू समवन अदर डे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट Gen Zs. Do you think Gen Zs feel entitled? Entitled, I say, I'm not sure. मैं Gen Z को देखता हूँ ना, वो अलग तरह के प्राणी है. जैसे मतलब फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. I know they have lot of potential,
but as compared to how much civilized you are or how much focus you are in your days, उनका ध्यान एक चीज पे नहीं है. क्यों नहीं है पर ऐसे? आई डोंट नो, उनका नेचर है, शायद जेंजी का नेचर है कि उनको शॉर्ट टाइम में सब कुछ करना है. लाइक उनको 1 घंटा नहीं देना किसी चीज को, उनको 20 मिनट देने, और शायद उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है. आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन इट, बट देयर फोकस इज नॉट दैट लेवल जो हमारा होना चाहिए था पास्ट में. तो ये शायद पैटर्न है, ये पैटर्न बदल रहा है टाइम के साथ में. बट दैट डजंट मीन कि दे हैव नो पोटेंशियल, दे माइट हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, बट इट्स अ पैटर्न की जो बदल रहा है. और हो सकता है जेंजी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो थोड़ा अलग लेवल की हो. यू कांट प्रेडिक्ट इट. मेरा इसमें मानना ये है कि आई थिंक द वे वी हैव ब्रॉट अप आवरसेल्फ, जैसे हमारे टाइम पे ना कभी भी ऐसा नहीं होता था कि खाना आपको 30 मिनट्स में मिल जाएगा. हमें तो खुद जाना पड़ता था और लेके आना पड़ता था, बनाना भी पड़ता था. आज की रेट में हर चीज 10 मिनट में आती है. इंस्टाग्राम की रील का डोपामिन हिट आपको 3 सेकंड में मिल जाता है, जो हमारे टाइम पे नहीं होता था. सो मिलेनियल्स हैव सीन दैट टाइम जहां पे एक इंस्टाग्राम की रील नहीं होती थी और आपको डोपामिन लेने के लिए मे बी बाहर जाके वर्कआउट करना पड़ता था, मे बी शायद फुटबॉल खेलनी पड़ती थी. while compared to today where everything is instant, तो आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, मेरे को ऐसा फील होता है इट्स जस्ट दैट द वे जेन जीज आर गेटिंग फीडेड विद दिस क्राइसिस कि यार हर चीज उनको पुश कर रही है टुवर्ड्स गेटिंग एवरीथिंग डन इंस्टेंटली, और टुवर्ड्स रिसीविंग एवरीथिंग इंस्टेंटली. आई थिंक दैट कुड बी अ रीजन व्हाई जेन जीज आर गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड और सो रेस्टलेस और सो, I would say, seeking out instantaneous results. True. It could be one of the reason. In fact, मैं बहुत सारे लोगों को ये समझाता हूँ कि they always commit, I'm confused. मैं you're not confused. You're just early in the process. हमें जब ज्ञान आया था, मतलब मेरी उम्र शायद 26 साल रही होगी जब मुझे ज्ञान आया था लाइफ में कुछ करते हैं. हालांकि मैं तो कॉलेज डे से कुछ ना कुछ कर रहा था, बट आई वाज डेड सीरियस. तो शायद मैं 25-26 साल का रहूंगा कि नहीं यार अब यही चीज करनी है. तो मुझे टाइम लगा था. बट व्हेन आई सी Gen Z like 18 साल 19 साल के बच्चे, they like, oh I have given up, मेरे से नहीं हो पा रहा, ये मेरे से नहीं होगा. खत्म हो गई है, पेशेंस खत्म हो गए हैं. एंड बिकॉज शायद उनको ये लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज है. मैं बोलता हूँ आप कंफ्यूज नहीं हो, आप टाइम से पहले सोच रहे हो. एंड याद रखो ये एक मैराथन है, राइट? इट्स नॉट अ स्प्रिंट. देन यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि कहीं ना कहीं आपको टाइम लगने वाला है. बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और इसलिए जेनजी के आसपास ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है. अगर उनके पास में ऐसे मेंटोर्स नहीं है, कहते हैं ना अपने से ज्यादा उम्र वाले लोगों से दोस्ती रखो, एक कहावत है, समझ में आती है क्यों. तो जेनजी को अपने से उम्र ज्यादा वाले लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए. वो टाइम पे बताता रहे, क्विक चेक, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, करे अपनी मर्जी से जेनजी, लेकिन क्विक चेक करने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए एक उम्र से ज्यादा दोस्ती होनी चाहिए फॉर श्योर. बिल्कुल होनी चाहिए. मुझे देखो, हमने बात कर ली स्किल्स की, हमने बात कर ली जॉब्स की, मुझे बात करनी है थोड़ी सी एडटेक के ऊपर. आपकी कंपनी ऑब्वियसली स्किल सर्कल हैज बीन अ पायनियर इन दिस स्पेस. बहुत लोग एडटेक का नाम सुनते नहीं थे और तब से आप कोर्सेज कर रहे हो उसके ऊपर, राइट? यू हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग, यू हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑन डेटा साइंस, सो मेनी अमेजिंग कोर्सेज. स्किल सर्कल क्या है वो सब पूछेंगे आपसे बाद में, बट मुझे पहले एडटेक की बात करनी है. व्हाई देयर हैज बीन सो मच पुश अराउंड एडटेक? मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो मेरे जमाने में जो स्टूडेंट्स होते थे या हम लोग जब थे तो 11th-12th में हमने जरूर कोचिंग ली थी. उससे पहले मैंने कोचिंग नहीं ली आज तक. बट जब मैं अपने से आगे वाली जनरेशन देखता हूँ, मैं उनको देखता हूँ कि वो 2nd-3rd क्लास में ही कोचिंग या बाहर जाके शुरू कर देते हैं कोर्सेज लेना. इज दैट द रीजन दैट पेरेंट्स आर गेटिंग सो फिनिकी दीज डेज दैट दे वांट, बिकॉज दे डोंट आल्सो हैव टाइम. सब लोग जॉब कर रहे हैं. बोथ पेरेंट्स आर नाउ obviously getting stuck in their own jobs, in their own world of corporate life, and that's the reason they're pushing their children outside to get their deserving coaching or studies done outside. तो ये एक रीजन है कि edtech has been a rage these days. So or what else is the reason? I got your question, नितिन भाई. अगर हम थोड़ा सा अपने वैल्यू सिस्टम को देखें, है ना, एक पेरेंट्स क्या चाहते हैं? उनके बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन मिले, द वे दे लाइफ दे लिव, वो उससे बेटर लाइफ जिए. अगर आप अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जिस तरह की उन्होंने स्ट्रगल्स देखे लाइफ में, शायद उनके बेटे को या उनकी बेटी को वो देखने को ना मिले. वो एक अच्छी वैल्यू एजुकेशन चाहते हैं. एंड द सेकंड इज मेडिकल. एडटेक और मेडिकल दो ऐसी चीजें जिससे पेरेंट्स कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी भी बात करूं, जब मेरा एडमिशन हो रहा था,
मेरे घर वालों ने बोला था कि मैं तुझे दुनिया के सबसे महंगे कॉलेज में डालूंगा, चाहे मुझे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े। इट्स द काइंड ऑफ इमोशन दे हैव फॉर देयर चिल्ड्रन। तो कभी भी वो एडटेक में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कभी कम पैसे की वजह से मेरे बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये उनका माइंडसेट होता है। दैट मींस दे हैव अ पॉकेट टू फॉर द मनी। कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, लेकिन महंगे कॉलेज में डालने के लिए पैसे होते हैं माँ बाप के पास में, इवन फ्रॉम देयर मिडिल क्लास। तो दैट्स व्हाई द मार्केट इज ह्यूज, बिकॉज देयर इज नो मनी प्रॉब्लम। Even if there is a money problem, the middle class is ready to spend more than they have it, right? बट आपको लगता है कि एडटेक कंपनीज को ये पता है और Of इसी course बात ये पता का है। एडवांटेज लिया जाता मैं है? बोलूंगा ये पता है। अब अगर मैं डू दे टेक एडवांटेज? बिल्कुल बहुत सारी कंपनीज करती हैं। अगर मैं नाम ला लूं किसी कंपनी का, देयर सो मेनी K-12 कंपनीज, वो पेरेंट्स को पता है उनकी पेइंग कैपेसिटी 20,000 रुपए की है, वो 1.5 लाख रुपए का उनको प्रोग्राम बेच देती है और बोलते हैं कि एनुअल किस्तों में देना आपको। और वो जो लोन का जो डेट है, जो अमेरिका में सबसे बड़ा डेट है, वो अभी इंडिया में आने लग गया है। एजुकेशन लोन बिल्कुल आने लग गया है, और अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। आने वाले में देखना कि कितना बड़ा एजुकेशन लोन इंडिया में होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज वो जो सारी फीस है वो एक बार में ना पे कर कर, लोन में पे कर कर, डेफिनेटली वो फ्यूचर में एजुकेशन लोन का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनने वाला है फॉर श्योर। बट प्रॉब्लम क्या है एडटेक की? अभी आज की डेट में इंडिया की बात करूं, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन एडटेक बिजनेसेस टुडे? देखो, रॉन्ग भी है, राइट भी है, ऐसा नहीं कि सब रॉन्ग है, बट हाँ। सिंस यू आस्क फॉर रॉन्ग, तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारी कंपनीज है बट वैल्यू एजुकेशन बहुत कम है, बट बाहर से पता नहीं चलता कौन वैल्यू और कौन डी वैल्यू है। मतलब जो ड्रेसिंग है वो इतनी अच्छे तरीके से की हुई है, यू हैव अ गुड वेबसाइट, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट, यू हैव अ ग्रेट मेंटोर्स, यू नो कि वो कौन सी कैसी है, आपको सब अच्छा लग रहा है बाहर से, और सबका पैसा बराबर है। तो यू कैन कंपेयर विच इज गुड विच इज बैड, फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड ऑल, द ओवरऑल इम्पैक्ट इज नॉट कंप्लीटिंग द सर्कल। मैं एजुकेशन को हमेशा एक सर्कल मानता हूं। सर्कल का मतलब क्या है कि सर्कल में जैसे एक पूरा सर्कल होता है, तो थोड़ा सा पार्ट हो गया उसमें हमारा ट्रेनिंग का, देन थोड़ा सा पार्ट हो गया टेक्नोलॉजी का, थोड़ा सा पार्ट हो गया कन्विंसिंग का, थोड़ा सा पार्ट हो गया मोटिवेशन का, बट एक बड़ा पार्ट लास्ट में होता है पैसे कमाने का। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, सब पढ़ा देते हैं, सब हो जाता है, मोटिवेशन भी आ जाता है, डिसिप्लिन भी आ जाता है, पैसा नहीं कमा पाते लोग। जब तक कोई एडटेक कंपनी, स्पेशली इन द स्किलिंग स्पेस और अपस्किलिंग स्पेस, जब तक पूरा वैल्यू सर्कल नहीं करेगी ना, दे कांट क्लेम दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। और काफी लोग तो इसमें बोलते हैं कि हम जॉब लगवा के देंगे, गारंटी लगवा दे के रहे दे हैं। तो उनके रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, हाँ। जॉब्स होनी चाहिए और लगनी चाहिए। जॉब्स तो है मार्केट में, अच्छी बात यह है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि जितना पैसा उन्हें मार्केटिंग में खर्च करना चाहिए, उतना पैसा उन्हें प्लेसमेंट पे भी खर्च करना चाहिए। दैट्स इज मिसिंग। अगर हमारे पास में 100 रुपए का बजट है, हम 40 रुपए मार्केटिंग में लगा रहे हैं, बट प्लेसमेंट में 10 रुपए लगाने की जगह 5 रुपए लगा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं वहां पे। ये नहीं इंटेंट होना चाहिए, बिकॉज इंटेंट पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को प्लेस कराने पे भी होना चाहिए। आप पढ़ाई करा रहे हो, बहुत अच्छी करा रहे हो, दैट्स फाइन, बट जॉब का क्या? अगर आप जॉब प्लेस करा रहे हो तो ये तो अपस्किलिंग की मार्केट है। और रही बात K-12 की मार्केट, जो अपस्किलिंग से भी बड़ी मार्केट है, स्कूल्स की मार्केट जहां पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कुछ भी दिया जा रहा है, नहीं जरूरत तब भी दिया जा रहा है, और पेरेंट्स आर सो ऑब्सेस्ड कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अपसेल के नाम पे कुछ भी दिया जा रहा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या चीज चाहिए और क्या चीज की एक्चुअल में जरूरत है। ये जो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, हाउ कैन दे प्रिवेंट दिस हैपनिंग फ्रॉम देम, कि मुझे कोई हमें स्कैम ना करे? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि बच्चों से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक 8 साल के 10 साल से बच्चे से आप कर रहे हो, वो गलत है। उन पे एक फर्दर प्रेशर आ रहा है। आई नो मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, बट बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर नहीं बनाना चाहिए बच्चे को, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो एक बच्चा है, वो अभी चीजें एक्सप्लोर करेगा, घूमेगा मार्केट में, देखेगा, लाइफ स्किल्स सीखेगा। उसके लाइफ स्किल्स पे आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे लाइफ स्किल्स है जो उसको सिखाने चाहिए, आई एम टू अग्री विद इट। और आने वाले टाइम में लाइफ स्किल्स के एडटेक स्टार्टअप बहुत सारे आएंगे, आई एम 100% श्योर, जो लाइफ स्किल सिखाएंगे। तो पेरेंट विल इन्वेस्ट इन दैट। तो रही बात अभी के लिए, उन्हें सिर्फ तैयार किया जा रहा है कि भाई तुझे 8वीं में कोचिंग लेनी है, 9वीं क्लास में तुझे मेडिकल की क्लासरूम कोचिंग लेनी है, 10 तक तो तेरा प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, और जब तक 12th पास होगा तो नीट में क्लियर हो जाएगा। और नीट के बाद क्या होगा और फिर बाद में गलत पेपर आएगा, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या है। बट हमने ना एक नाम हमेशा बहुत फेमस सुना है एडटेक स्पेस के अंदर, हर कोई सुनता है, हर कोई पढ़ता है उसके बारे में, बायजूस की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग विद बायजूस? देखो, बायजूस के सामने व्हाट वेंट वेल, पहले तो हम ये बात करते हैं ना, बायजूस एक बड़ी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो पोस्टर बॉय है हमारे इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स का। एंड जब वो बहुत अच्छे कर रहे थे, एंड अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, सेम मीडिया बहुत तालियां बजा रही थी, अरे वाओ द फर्स्ट इंडियन कंपनी, डिज्नी के साथ में कोलैबोरेशन, इसके साथ में कोलैबोरेशन, उसके साथ में कोलैबोरेशन, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे फाड़ा था। मतलब इतना बड़ा फोड़ा था ना कि सब लोग उनको देख रहे थे कि वो कहां जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, सिंस वो इतनी ऊपर चले गए,
वो जो ग्राउंड की कनेक्टिविटी है ना वो लूज होती गई। हम्म, उनको लग रहा है बहुत बढ़िया 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 चल रहा है, बट एंड ऑफ द जो ग्राउंड की सेल्स टीम है, जो आज हमने बहुत सारे लोग हायर भी किए हैं बायजू से, हमने देखा वो गलत तरीके से बिजनेस करने लग गए। एजुकेशन में अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो फेक सेल्स और फेक प्रोमिसेस पे जो बवंडर आएगा वो बहुत बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल भूचाल चल रहा था ना, उसकी ड्रेसिंग की जा रही थी, उसका रियलिटी चेक नहीं किया जा रहा था। और जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो ना तो आपको एड्रेनलिन मिलता है। मतलब आपने आज 100 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, अब आप प्रधानमंत्री से मिल रहे हो तो सडनली वो फीलिंग आती है यू आर डूइंग सो गुड। बट एक एंटरप्रेन्योर को ग्राउंड रियलिटी चेक करते रहना चाहिए कि नीचे चल क्या रहा है। तो मुझे लगता है वो बेसिक अगर ग्राउंड चेक होता, रियलिटी चेक होता, और आई एम श्योर देवर ऑफिसर्स इनसाइड द कंपनी जो इस ग्राउंड चेक को दिखा रहे थे, जाने अनजाने में उसको मिस किया गया, और उसके कारण में जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो बहुत वीक हो गए। बाकी तो आई एम नॉट अ दैट बिग एडटेक फाउंडर, मैं भी अभी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है, जो मैंने बायजूस के स्टाफ से जाना जब वो हमारी कंपनी में हायरिंग के लिए आए, ये जो ग्राउंड लेवल कनेक्ट था वो मिसिंग था कंपनी के अंदर। यू आर एन एडटेक कंपनी फाउंडर, यू राइटली सेड दैट। स्किल सर्कल के बारे में बताओ, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट स्किल सर्कल? मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं आज से 10-12 साल पहले जाता हूं, जब मैं कॉलेज में था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। 180 बच्चों का बैच था जो मेरी डिवीजन थी। 180 में सिर्फ 50 बच्चों की प्लेसमेंट हुई, एंड बाकी बच्चों की भी प्लेसमेंट हुई, बट उन्हें कॉल सेंटर में प्लेस किया गया, बीपीओ केपीओ, राइट। एंड हमें लगा हमारे साथ में चीटिंग हुई है यार, बीपीओ केपीओ क्यों। लेकिन हमें फाइनलाइज की प्लेसमेंट तो दी ना कंपनी ने, मतलब कॉलेज ने, बट हमें लगा नहीं यार ये इसके लिए थोड़ी पढ़ने आए थे, हम तो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने आए थे, उसके लिए प्लेसमेंट चाहिए थी। बट हमने देखा जो कोर कॉम्पिटेंसी थी स्टूडेंट्स में, उसकी कमी थी। और इसमें शायद कॉलेज की भी गलती नहीं थी, कंपनी की भी नहीं थी, स्टूडेंट्स की गलती थी। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ही भटके हुए हैं, उनको खुद ही नहीं पता उन्हें क्या करना है, और जॉब इंटरव्यू में बैठा दोगे तो करेंगे क्या वो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो मुझे पता चला मेरी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में इन द फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, और मैंने डिसाइड किया मैंने इंजीनियरिंग जॉब में ही नहीं जाना। मैं ना विप्रो के इंटरव्यू में बैठा, ना एक्सेंचर के इंटरव्यू में बैठा, ना एचसीएल के इंटरव्यू में बैठा, मैं बैठा माइक्रोमैक्स के इंटरव्यू में। आई गॉट अ सेल्स जॉब इन माइक्रोमैक्स, वो भी एज अ मैनेजर वाली प्रोफाइल, जबकि मैंने खुद एमबीए नहीं की हुई थी, और एमबीए के लिए हायरिंग के लिए आए थे। तो मुझे पता चला मेरी सेल्फ कॉन्शियस बढ़िया है, और उससे बढ़िया कि मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया था। तो इसलिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास में जो आइडिया आया था ये तभी आ गया था कॉलेज डेज के अंदर में। बट बहुत सारे Skill इंसिडेंट्स circle हुए, का। यस, कि मुझे स्किलिंग में कुछ करना। हम्म, और वो भी कैसे आया, जब सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में मैंने एक एमएलएम कंपनी ज्वाइन की, वो 2 का 4 4 का 8 आना, बंदे बनाओ पैसे बनाओ वाला हाँ। सीन, राइट। तो बड़ा कॉलेज डेज में बड़ा क्रेज होता है कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, खुद की पॉकेट मनी निकालनी है। तो मैंने भी कर लिया, सीनियर्स ही कराते हैं, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है वो आपको कराता है। आजा आजा चल चल, हाँ, तो तेरे मैं भी लिए बन गया स्पेशल वहां पास पे, अरेंज किया है। सीनियर पोजीशन पे चला गया। 200-300 नहीं, 700-800 लोगों को जोड़ लिया, बड़ी सारी स्टेट्स ट्रैवल की, जयपुर अच्छा। ट्रैवल किया, बहुत सारी स्टेट्स ट्रैवल की, तो फुल बड़ी नोट रिस्पेक्ट छापे मिली होंगे थी। फिर तो, हाँ, फुल नोट छापे होंगे तो। नोट छापे थे, गाड़ी आने वाली थी, मैंने ली नहीं थी। बट आई डोंट नो, सम कुछ इंटरनली अंदर से कुछ हुआ, नहीं यार इससे बेटर ना, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो वेबसाइट था, वहां से मुझे पहली बार वेबसाइट बनाने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। 2010 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की, एंड इट वाज मोर अबाउट ब्लॉगिंग। तो वेबसाइट में इंटरेस्ट आ गया, और जैसे ही मेरे वेबसाइट में इंटरेस्ट आ गया ना, मैंने वो छोड़ दिया। मैं कहा नहीं यार ये पैसे कमाने वाली स्कीम बेकार है, ये वेबसाइट वाली ज्यादा अच्छी है। वेबसाइट से पैसे आए, मेरा पहला गूगल एड्स का चेक आया था $150 का चेक। ब्लॉगिंग चेक ब्लॉगिंग करते गूगल थे। एडसेंस, हाँ, गूगल एडसेंस में ब्लॉगिंग करता था, मेरा खुद का ब्लॉग था, एंड गैजेट्स वगैरह के बारे में लिखता था मैं 2010 से। तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मतलब यूट्यूब था बट ब्लॉगर्स नहीं थे। राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही काम था कि ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता था उन लोगों को जो अपना ब्लॉग चलाते हैं। एंड इंडिया में मुश्किल से 1000 लोग रहे होंगे उस टाइम पे, 1000 लोग, दैट्स इट। उनकी कम्युनिटी थी इंडी ब्लॉगर्स नाम की, तो वहां पे 1000 ब्लॉगर्स थे, जुड़े हुए थे, और वो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। उन 1000 लोगों से मैं मिला, जो आने वाले में 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, वहां से मैंने अपना इनिशियल नेटवर्क बनाया, एंड वो आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो वहां से मैंने इवेंचुअली देखा था कि जो स्किल वाला प्रॉब्लम है ना, वो कॉलेज जैसे मुझे पता चल गया था फॉर श्योर कि बड़ा प्रॉब्लम है, एंड इसमें कुछ करेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन, और अंदर से इंटरनल जो होता है ना कि मुझे मजा आ रहा है, और पैसा तो बन ही जाएगा। पैसा हर जगह बनता है नितिन, अगर आप ध्यान से देखो, कोई सी भी कंपनी स्टार्ट कर लो, आज आप कुछ भी कर लो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और मुझे किसी ने बोला था डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट रुकता नहीं है, तो पैसा तो बनता रहेगा। करेक्ट। इतना अपॉर्चुनिटी इंडियंस पे है ना जो हम सोच नहीं सकते राइट नाउ। बिल्कुल। बट क्या किया, शुरुआत कैसे की स्किल सर्कल की? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप यू टुक? तो 2012 में कैंपस से पास हुआ, बड़ा फ्रस्ट्रेट था, पहली नौकरी नहीं मिल रही थी, जैसे मैंने बोला, मैंने विप्रो नहीं दिया, एक्सेंचर नहीं दिया, कुछ भी मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए, एलिजिबल भी नहीं था, नंबर कम आए थे। तो माइक्रोमैक्स आई, एमबीए के बच्चों को हायर करने आई, कैंपस वालों ने बोला कि भाई देख तेरी तो जॉब कहीं नहीं लगी, अब तू इसमें ही बैठ जा। अब मैं बैठा, एंड उसमें एक्चुअली वो एमबीएस को हायर करने आए थे। अच्छा। बट मेरी हायरिंग हो गई, और मुझसे पूछा गया फोन बेच के दिखाओ। अब मैं तैयार होके आया था, मुझे पता था बेचना कैसे है।
तो आई वाज एबल टू क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज ऑफ माय कैसे लाइफ बेचा था स्किल। फोन? फोन कैसे बेचा था फोन? कैसे बेचा था? उसने मुझे फोन दिया कि बेच के दिखाओ, तो मैंने बोला हाँ, आपका नाम बताओ। मैंने उसकी डेमोग्राफिक्स जानी, जो सेल्स के बेसिक स्किल्स होते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको पूछते हुए मैंने उसी के सवाल में आंसर देके उसी को बेच दिया। तो ही वाज कन्विंस कि भाई सेलू बंदा है, ये बेच लेगा कहीं ना कहीं। तो मुझे जॉब दे दी एंड मेरी जॉब आजादपुर में लगी, दिल्ली में एक एरिया आजादपुर। अब मैंने सोचा एमएनसी में जाऊंगा, माइक्रोमैक्स का अच्छा नाम था उस टाइम पे, तो सैमसंग को बीट कर दिया था। बिल्कुल। मैंने सोचा था मैं एमएनसी में जाऊंगा, बड़े पैसे कमाऊंगा, सब बढ़िया था। मुझे 22,500 रुपए की पहली नौकरी मिली थी एंड आजादपुर में एक कारखाने टाइप में, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वहां पे बिठा दिया गया कि इस पे ध्यान रखना है, गलत काम ना करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स माल बेचते हैं करोल बाग में और पैसा कमाते हैं, कुछ ऐसा था, राइट। बहुत बड़ी सही जॉब है यार, मैं किसी पे निगरानी रखूंगा। बट मैं स्कूटी थी, मैं स्कूटी को लेकर सारी दुकानें घूमता था नॉर्थ दिल्ली में। करीबन वहां पे 500 दुकानें थी मोबाइल की, तो एक एक दुकान पे मैं जाता था ये चेक करने की भाई माल सही तरीके से बिक रहा है नहीं बिक रहा, क्योंकि ब्लैक में बहुत माल बिकता था, राइट। तो ये मेरी जॉब थी, 1-1.5 साल करी, सीखने को बहुत कुछ मिला। ग्राउंड पे जब रहते हैं तो लोगों से टच में रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या मतलब क्या 2-3 चीजें आप सीखी? लाइफ स्किल सीखते हैं। मैं दुकान पे गया, उसने बोला नहीं है पैसे, अगले हफ्ते लेना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा भी चाहिए होता है, तो हमें पता है यार पैसे कैसे निकलवाने हैं। मतलब हमारी कुछ लैंग्वेज में कुछ गलत वर्ड भी बोलते थे, बट टेक्निकली हमें पता था सामने वाले को खुश कैसे करना है और उससे काम कैसे निकलवाना है। ये मैनेजमेंट स्किल है जो शायद बी स्कूल या एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते नहीं आ सकते। दूसरी चीज सीखी कि बात कैसे करते हैं कॉर्पोरेट्स में, मैनेजर डांट दे तो उसको कैसे रिएक्ट करना है। आज की डेट में अगर जेनजी को कोई डांट दे, वो अगले दिन जॉब पे नहीं आते। हमने बहुत कुछ सहा है, हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत बार क्या होता था, हम भी गलत काम करते थे, हम भी कुछ गलतियां हो जाती थी, बट किस तरह से मैनेजर भी सपोर्ट करते थे, वो सारी चीजें ना रियल वर्क में सीखने को मिलती हैं, जो मुझे लगता है शायद कॉलेज की डिग्रियां वो नहीं सिखा सकती। तो ये चीजें सीखने को मिली, बट 1.5 साल बाद लगा नहीं यार ये नहीं है मजे का काम। उसके पीछे लॉजिक ये था कि मैं अनफिट पा रहा था अपने आप को। एक तो दिमाग में ये ख्याल था कि यार पैसा बहुत कमाना है, क्योंकि मैंने वो एमएलएम वाला काम किया हुआ था पास में, उसमें सपने दिखाए गए थे मुझे कि भाई ये करो तो गाड़ी एक हफ्ते में लेवल सबकी निकलेंगे, ये गाड़ी आ जाएगी, ये बाइक आ जाएगी। तो दिमाग में बैक कॉन्शियस माइंड था अमीर बनना पॉसिबल है, ये था। अगर ये ना होता और मुझे कुछ अर्ली टाइम पे कोई ना दिखाता ना, तो शायद मैं कभी बिजनेस में ना आता। I give my credits to come to business for that MLM person. चाहे वो अच्छा हो बुरा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहली बार कोई इतनी पॉजिटिव तरीके से बात कर रहा है MLM। मुझे ऐसा लगता है कि MLM बदनाम किया गया है, उसके पीछे अलग पॉडकास्ट किया जा सकता है। MLM के प्रोडक्ट वीक होते हैं, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है MLM का। अगर आप एक बैकग्राउंड में बिजनेस देखें, मॉडल देखें, बहुत अच्छे मॉडल्स भी हैं MLM के। इन ए वे रेफरल्स आर अ मॉडर्न डे MLM ओनली। रेफरल इज अमेजिंग। अगर कोई बिजनेस रेफरल्स पे बन सकता है ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है। जीरो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट। और गूगल फेसबुक को पैसा नहीं देना कोई पैसा नहीं देना, 40% नहीं जाएगा आपका वहां पे। तो नितिन भाई बैक टू इट, मैंने 1.5-2 साल काम किया एंड मैंने जो ब्लॉगिंग वाली कम्युनिटी बनाई थी वो मेरे दोस्त बन गए। मुझे याद है एक लड़का था प्रदीप कुमार नाम का, बैंगलोर बेस्ड ब्लॉगर था। वो क्रेडिट कार्ड के बारे में जो लिखते हैं? नहीं वो नहीं था, वो तो बाद में मिला था। तो प्रदीप कुमार एक ब्लॉगर था, उसने 5-6 ब्लॉग्स बनाए, फूड पे एक बनाया, टेक पे एक बनाया, ब्लॉगर्स के बारे में एक बनाया, हेल बाउंड ब्लॉगर्स कम्युनिटी रन करता था। ऐसे उसके 5-6 ब्लॉग्स थे उसकी। और वो बंदा था, वो इनेबलर था, उसका काम था और ब्लॉगर्स को जोड़ना। और मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं जो इनेबलर्स होते हैं, राइट। तो उसने कम से कम इंडिया के 10,000 ब्लॉगर्स को जोड़ लिया। अच्छा, अब सोचो कितनी पावर होगी इस बंदे के पास में। तो उस बंदे से मिलकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत सीखने को मिला, और आज तक मैं फिजिकली नहीं मिला उससे आज तक, लेकिन वो 12 साल 15 साल हो गए, मेरे अभी भी दिमाग में है। शायद उसके कंटेंट की वजह से मैंने वो एक्शन लिया। तो जब 2012 13-14 के अंदर में जब मुझे लगा यार जॉब बहुत हो गई है, अब छोड़नी पड़ेगी, एंड कुछ ऐसा फैमिली में भी हो गया था कि आई लॉस्ट माय डैड और बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, मगर नहीं बॉस अब कुछ करना पड़ेगा, अब हाई टाइम आ चुका है। तो मुझे वो ब्लॉगर फ्रेंड की फीड दिखी फेसबुक पे, उनमें से एक बंदे ने फोटो डाली, मैंने होंडा सिटी ली है, मेरी उम्र 23 साल है। तो मैं कहा नहीं यार ये लेवल वाले में नहीं जाना मुझे मुझे लगा ये वही लेवल वाला है, ये भी MLM वाला है। बट जब मैंने कमेंट्स ध्यान से पढ़े तो मुझे लगा वो एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता है जनकपुरी में, दिल्ली में उसकी मार्केटिंग एजेंसी है। हम दोनों ने कनेक्ट किया एंड उसको भी कुछ मेरे अंदर में दिखा, मुझे भी उसके अंदर में कुछ दिखा, एंड वी स्टार्टेड अ बिजनेस। So that's how we started our first education company. अभी क्या क्या करते हो उसमें? What scale are you running this business? अभी स्किल सर्कल की बात करें तो हम स्किल्स ऐसे सिखा रहे हैं जो मार्केट में बहुत डिमांड में, और हम इसको कीप ऑन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हमने सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग SEO से किया था, फिर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग लेकर आए, सोशल मीडिया मार्केटिंग लेकर आए, पूरा हम डिजिटल मार्केटिंग फुल स्टैक करते हैं, एंड डेटा साइंस करते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, और अभी आने वाले टाइम में हम और कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। बट फॉर नाउ यस, डिजिटल डेटा और डेटा एनालिटिक्स ही हम कोर्सेज करते हैं। And you have offline centers also? हम हाइब्रिड चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो हमारे पास में इंडिया के बाहर से भी बच्चे आते हैं। अब हमने कैंपेन स्टार्ट किया तो बाहर से भी बच्चे पढ़ने लग गए हैं,
ऑफलाइन में तो एक बहुत अच्छी ऑडियंस है जो हमारे साथ में लॉयल कनेक्टेड है। हमारे ऑफलाइन सेंटर अभी 6 शहरों में है एंड अभी 4 सेंटर्स और ओपन में है। विद इन 2 मंथ्स हमारे ओपन हो रहे हैं। तो हमारा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ऑफलाइन एक ऐसी चीज है जो लोगों को चाहिए। हमें लगता था कि सिर्फ ऑनलाइन से काम किया जा सकता है, बट ऑफलाइन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट लेयर और कनेक्टिविटी इंसान को चाहिए, क्योंकि इंसान एज अ प्रोडक्ट इज अ सोशल प्रोडक्ट। अगर वो सोशल नहीं होगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको पीयर लर्निंग चाहिए। दैट्स व्हाई हमारा जो फैक्टर है ऑफलाइन का वो भी अच्छा चल रहा है। तो हमारे जो कैंपसेस हैं वो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है। दिल्ली में हमारे 3 सेंटर्स हैं और अभी 2 सेंटर्स और ओपन हो रहे हैं और धीरे धीरे हम दूसरी सिटीज में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी ओवरऑल कितना क्या स्केल हो गया बिजनेस का? So Nitin भाई, we just touched the revenue of 25 crores and इसमें हमारा मेजॉरली सारा बिजनेस B2C से आता है। B2B का भी हमने कुछ विंग स्टार्ट किया हुआ है। वो एक सेपरेट इंडिया की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मार्केट बहुत बड़ी है एंड अभी तक हमारे ये नंबर्स हैं, बट जो अभी आने वाला साल है उसके ऊपर हम बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ प्लान्स है जो शायद इस रेवेन्यू को हम डबल भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि 25 करोड़ का आपका रन रेट है, राइट? उसमें ऑफलाइन से कितना आ रहा है और ऑनलाइन से कितना आ रहा है? 70-30, 70 इज ऑफलाइन, 70 इज ऑफलाइन। तो काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है फिर तो उसके offline का। पीछे लॉजिक ये है नितिन भाई कि जो ऑनलाइन की मार्केटिंग है ना, उसमें कैक बहुत हाई जाता है और हम खुद बढ़ाना नहीं चाह रहे। राइट। हम उसको बहुत बढ़ा सकते हैं आज भी अगर हम, और ये बूटस्ट्रैप कंपनी है। अगर आज मैं चाहूं तो 200 करोड़ रुपए रेस कर या 100 करोड़ रुपए रेस कर इस बिजनेस को मैं शायद 1000 करोड़ के टर्नओवर पे ले जाता हूं, बट शायद वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो हम स्लोली ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं, कैक को कंट्रोल करके चल रहे हैं, प्रॉफिट्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप दुनिया को मार्केटिंग सिखाते हो अपनी कंपनी के थ्रू, राइट? खुद के स्किल सर्कल में ऐसी क्या 1-2 मार्केटिंग की चीजें की जिससे आप आज 25 करोड़ पे बैठे हो? कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एनेक्डोट या स्टोरी याद है? मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है जब कोई आपको रेफर करे। ये सबसे बड़ी मार्केटिंग है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो हमारा स्टूडेंट है विक्रांत, ठीक है, उसकी हमने प्लेसमेंट लगवाई। बहुत अच्छी कंपनी में आज वो काम कर रहा है। आज उसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, मतलब इट्स इन वेरी गुड फिगर्स। एंड वो वही लड़का है जो दिल्ली पुलिस में एसआई की तैयारी कर रहा था, राइट? नाउ दिस पर्सन इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है, अगर तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, दैट्स द सक्सेस। तो अब जब भी हम सेशन लेते हैं हम उसका नाम पहले रखते हैं। दैट्स द सक्सेस स्टोरी वी हैव, हमने फोड़ी है वो, राइट? तो उस सक्सेस स्टोरी पे जब कोई मैसेज करता है कि भाई ये सच बोल रहे हैं, बोलते हैं भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, देख मैंने ये किया, उसके कहने की बात का ज्यादा वैल्यू होती है रेदर देन हमारी बात की ज्यादा वैल्यू होती है। एंड वी विल टू क्रैक इट। तो द मोमेंट वेयर वी गो, वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। और उसके मैंने अभी उसके लिंक्डइन फॉलोअर्स चेक किए, वो 0 पता नहीं 500 फॉलोअर्स पे बैठा था। राइट ना वो कम से कम 10-15 हजार फॉलोअर्स पे बैठा। वो कहता है सर सारे लोग वो आपके ही आते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जिनको 1 लाख लोगों को हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एवरी मंथ लीड्स लेकर आ रहे हैं, उसको सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सडनली ही इज अ सुपरस्टार। तो वी गॉट अ ग्रेट हैक। यार ये बहुत सही है कि अपने कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बना दो और उनकी स्टोरीज पे खेलो, रेदर देन तुम बार बार बोलो कि हम अच्छे हैं। वो बेटर स्ट्रैटेजी है, अपने कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बना दो। अमेजिंग। आप तो भाई बहुत लोगों से मिलते रहते हो, राइट? 2 ऐसे लोगों का मैं आपसे एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा। पहला तो थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ योर करियर यू हैव बीन एबल टू मीट गैरी वी, राइट? गैरी वी से क्या सीखा? उसके साथ जब आपने टाइम स्पेंड किया, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम? देखो एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ नितिन भाई, गैरी वी इंडिया में आ चुका है। उसकी ब्रांड इंडिया में आ चुकी है। ब्रांड इंडिया में अभी गुड़गांव में लॉन्च किया उन्होंने एजेंसी। एंड जब मैं 2015-16 में गैरी से मिला था एंड बड़ी मीटिंग मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लिंक्डइन पे एक मैसेज आया एंड वो मैसेज आया कि शिवम वी आर इनवाइटिंग यू द फैमिली ऑफिस समिट इन मियामी एंड हम आपको एज अ स्पीकर बुलाना चाहते हैं। familyoffices.com मैंने जब सर्च किया तो दुनिया की बड़ी फैमिली ऑफिस बेसिकली क्या होता है, लाइक रिलायंस का एक ऑफिस है जहाँ पे फैमिली के लोग इन्वेस्ट करते हैं बड़ी कंपनीज में, राइट? सब एक बड़ी बिजनेस बिलियनर फैमिली के एक ऑफिसेज होते हैं। आजकल तो मिलियनर फैमिलीज के भी ऑफिसेज हैं। मुझे नहीं पता था। मैं अच्छा familyoffice.com स्पीकर, ठीक है चला जाऊंगा। अब भाई अमेरिका का वीजा मिल गया, 10 साल का टिकट मिल गई, और क्या चाहिए इंसान को। और उस टाइम पे मतलब मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ मार्केट में कि भाई कोई बुला ले और मैं चला जाऊं। एंड मैं अमेरिका चला गया familyoffice.com में, और साथ में ग्रैंड कार्डन जो दुनिया के सबसे बड़े सेल्स स्पीकर हैं, बोल रहे हैं व्हाट्सअप लाइक यू आर माय को-स्पीकर। मैंने कहा हाँ आई एम योर को-स्पीकर। और मुझे नहीं पता था ग्रैंड कार्डन कौन है। उसके बाद में पता चला ये बंदा कौन है, वरना मैं फोटो खिंचवा लेता। फोटो तो खिंचवाई थी बट शायद मैं कुछ पॉडकास्ट वगैरह बना लेता। बट जब मैं वहां से निकल ही रहा था कि भाई फैमिली ऑफिस भी देख लिया, मायामी भी देख लिया, बीच साइड समिट पे भी बोल भी लिया 5000 लोगों के सामने, वो एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल का था। आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सिद्धार्थ, जिसको मैं इंडिया में मिला था। एंड सिद्धार्थ इंटर्न था गैरी में एंड नाउ इज द ब्रांड मैनेजर ऑफ गैरी। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सिद्धार्थ की कि ही वाज द ओनली इंडियन इंटर्न इन गैरी वी।
in VaynerMedia, and he actually connected me with Gary Vee. And उसने मैसेज किया, hey, you're in Florida, Miami, why don't you come to New York? अब मुझे लगा दिल्ली नोएडा बुला रहा है कि भाई मैं दिल्ली से नोएडा उड़ के चले जाऊं, तो मैं मियामी से फ्लाइट पकड़ी न्यूयॉर्क की, एंड न्यूयॉर्क में सिर्फ गैरी वी से मिलने गया था। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि न्यूयॉर्क, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा है, स्पाइडरमैन की मूवीज देखी, न्यूयॉर्क कैसा है और वहाँ की मेट्रोज कैसी हैं। तो मैं गैरी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क में गया। पहले तो बोला बड़ा मुश्किल है यार, नहीं हो पाएगा, बट जब मैं गया और मिला और उसने मिलाया, ही जस्ट हग्ड मी, एंड मैंने थोड़ा सा पूछा उससे बहुत कुछ कि भाई कैसे कर लेते हो, एंड मतलब आई वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट फील, क्योंकि बहुत सारे लोग गैरी से कनेक्टेड है। ही गॉट अ वेरी लॉयल फैन फॉलोइंग, एंड वो वन ऑफ द रीजन इज कि वो ना बहुत वल्नरेबल है अपनी चीजों को लेकर, जो चीज फील होती है डाल, मुंहफट है, और मुंहफट लोगों को प्यार बहुत मिलता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो गैरी वी हो, चाहे वो बहुत हो। इट कैन बी डिबेटेबल, बट एक लीग होती है जो उन लोगों को पसंद करती है, राइट? तो गैरी वी से जब मैं मिला तो मुझे तो बहुत अच्छी फील आई, और वो स्टूडियो देखकर भी, मतलब वो जो यूट्यूब पे दिखता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं वहां पे नहीं रुका, मैं एक एक पर्सन से मिला उसकी कंपनी में, मैं एक्सप्लोर किया, भाई ये है क्या भला, मतलब इतनी बड़ी एजेंसी रन करता है, इतनी बड़ी ब्रांड्स है, यूट्यूब पे इतना बड़ा स्टार है, एक बारी मिलो तो इसके टीम से बात तो करूं। फिर मैं उसके जो वीडियो वाला बंदा है उससे बात की, एडिटर से बात की, और एक उनका बहुत फेमस एडिटर था उसको भी मैंने देखा था ऑनलाइन, उससे भी बात की। मैंने कहा करते क्या भाई ये लोग, मैंने काम समझा। जब मैंने काम समझा ना, तो मुझे पता चला भाई बहुत डेप्थ में, और जो बोल रहे हैं ना उससे अच्छा वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। तो मैंने ठान लिया यार ये होना चाहिए इंडिया में फॉर श्योर, ऐसा कल्चर होना चाहिए फॉर श्योर। तो मिलकर बहुत अच्छा लगा इन शॉर्ट। सेकंड, कम्युनिटी के टाइम से आप रितेश अग्रवाल ओयो के जो फाउंडर हैं उनके साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं आपके। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम रितेश, स्पेशली अब तो बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं वो। देखो रितेश अग्रवाल को आप ओयो रूम्स की तरफ से मैं भी जानते हूँ, बट एज अ पर्सन अगर आप जानोगे ना तो और मजा आएगा। बट यू नो हिम एज अ पर्सन, राइट? मैंने बहुत बार मैं उनकी शादी में भी गया था, थैंक्स टू रितेश मलिक एंड रितेश अग्रवाल। लेकिन उससे पहले, कई पहले 2015 में, 2014 में, इनफैक्ट 2014-15 में मुझे रितेश से पहली बार मिलने का मौका मिला। एंड वो दिन थे जब ओयो उतना बड़ा नहीं था, शायद $500 million या उसी के आसपास रहा होगा, बट वो स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम पे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, ओयो की नेगेटिव स्टोरीज मार्केट में आ रही थी, हर 2-3 दिन में, 3 दिन में कोई क्राइसिस आ जाता था कि आई हैव अ वर्स्ट हनीमून एक्सपीरियंस विद ओयो रूम्स, ऐसा कुछ आया था। लेकिन आई रिमेंबर, मुझे याद है कि ये शुरुआत कैसे मिली, मैं मिला कैसे रितेश से। तो जब ग्रुप में मैसेज आया, हमारी कम्युनिटी थी दिल्ली स्टार्टअप्स नाम की, पहले बहुत एक्टिव थी, एंड उसमें करीबन 30-35 हजार फाउंडर्स लोग थे। तो वहां पे किसी मेंबर ने गलत चीज बोल दी ओयो रूम्स के बारे में। आई हैव द वर्स्ट नाइटमेयर हैपेंड एट ओयो रूम्स, एंड उसने रितेश को टैग कर दिया, बिकॉज रितेश वाज द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। एंड रितेश एज यूजुअल, बिकॉज फाउंडर क्रेजी होते हैं ना अपने कस्टमर्स को लेकर, उसने फटाफट कमेंट किया कि लेट मी रिजॉल्व इट। उसने मुझे फोन किया रितेश को, आई डोंट नो उसको नंबर कहां से मिल गया, तो उसने मुझे कॉल किया, शायद ऑनलाइन से मिल गया होगा। शिवम, आई वांट टू टॉक टू यू, ये आपका जो ग्रुप का मेंबर है ना, मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, क्या आप करवा सकते हो, इससे मुझे कनेक्ट करा सकते हो? और ऑनेस्टली मुझे उस मेंबर के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बट सिंस बिलियनियर का मैसेज आया तो मैंने कहा ठीक है हम करवाते हैं। तो मैंने दोनों को कनेक्ट कराया, प्रॉब्लम सॉल्व कराई, एंड दैट्स हाउ रितेश मैसेज में कि लंच ऑन मी, जस्ट कभी आओ यहाँ पर आओ। तो मैंने मौका नहीं मिस किया, तो मैं मिला रितेश से। फिर एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक स्पीकिंग इवेंट रखा, और वहां पे बोला गया कि हमें ना बड़े बड़े स्पीकर्स चाहिए, एंड मैं कंपनीज को और ऑर्गेनाइजेशन को स्पीकर भी प्रोवाइड करता था विदाउट एनी मनी, बिकॉज मैं नेटवर्कर हूँ, राइट? मैं वैल्यू ऐड करने में बिलीव करता हूँ। तो मैंने उस रितेश का नाम सजेस्ट किया, ओ रितेश इज अ वेरी गुड गाय, उसको बुला लो। मैं रितेश को अप्रोच किया, आई जस्ट कनेक्टेड बोथ ऑफ देम को मैंने कनेक्ट किया। और जब वो रितेश आया स्टेज पर, और वहां पे बहुत बड़े 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 टेकीज थे, सीईओज थे, रितेश ने उनके सामने बोला कि भाई इस कॉन्फ्रेंस में आया हूं सिर्फ एक बंदे की वजह से, एंड ही जस्ट यूज्ड हिंदी व्हाइल सेइंग इट, बिकॉज ऑफ शिवम आहूजा। मैं खड़ा हो गया और उसने सबने क्लैपिंग कर दी। मैंने कहा यार यही तो इज्जत चाहिए लाइफ में। तो वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। और उस दिन के बाद में जब भी मैं रितेश के बारे में बात करता हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, बिकॉज ही इज द पर्सन जिसने बहुत सारे लोगों को बैक किया है, बट वो लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता। मैं देखता हूँ आजकल इतने सारे लोग हैं, वो बोलते हैं मैंने 100 इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने 50 इन्वेस्टमेंट कर दी। रितेश ने उससे कई ज्यादा कर दी, बट ही डजंट कम्स इनटू लाइमलाइट। तो उसने अवॉइड किया अपने आप को लाइमलाइट आने के। लेकिन शार्क टैंक के बाद में जो पर्सनल ब्रांडिंग अभी बड़ी है, तो मुझे लगा वो अनमैचेबल है, एंड ही डिजर्व्स ऑल द फेम, बिकॉज वो लोगों को देख रहा है कि शार्क टैंक के आने के बाद में फेमस हो गया, उसकी जो एक्चुअली वैल्यू है उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसका 10 साल से ज्यादा का हसल है। कम लोगों को पता होगा, जब वो उड़ीसा से गुड़गांव में आए थे तो सिम कार्ड बेचते थे, एयरबिनबी में रहते थे, रिसर्च कर रहे थे ओयो रूम्स बनाने के लिए, फिर ओरेवल बनाया, फेल हो गया, फिर ओयो रूम्स आया। बट पीपल डोंट सी द स्ट्रगल, पीपल सी द शाइनी साइड ऑफ इट, एंड दैट्स द हार्ड पार्ट ऑफ रियलिटी, कि हम इसी तरीके से काम करते हैं एज अ सोसाइटी।
मेरे को ना लास्ट एक चीज आपसे पूछनी है बिफोर वी एंड अप दिस। हमने बहुत बात की जॉब की, बहुत बात की बिजनेस की, राइट, बहुत बात की एंटरप्रेन्योर्स की, बहुत अमेजिंग लोगों की, रितेश हो गए, आप हो गए। इफ अ 20-year-old वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुडे, कोई ऐसे 2 बिजनेस आइडियाज आप बता सकते हो या इंडस्ट्रीज बता सकते हो जिसमें उनको सोचना चाहिए कि ये इंडस्ट्रीज बूम पे है? देखो, अगर सेफ खेलोगे हम्म, तो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। जहां पे पैसा बन रहा है ना, वो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। ये बड़े मजे की बात है। जहां पैसा बन जहां रहा पैसा है, बन रहा है वो बहुत बड़ा बनाना मुश्किल है कम टाइम में। ऐसा क्यों? अगर आप ऑब्जर्व करो, बड़ी कंपनी चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे कोई सी भी हो, वो उनको बनने में कई साल लग गए, लेकिन शुरुआती दौर में पैसा नहीं बनाया। इफ यू ऑब्जर्व इट। बट जिन कंपनी शुरुआत में बहुत पैसा बन रहा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े हो जाएंगे। बड़ी कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी शुरुआत में पैसा उतना नहीं कमा पाएगी, स्पेशली प्रॉफिट्स तो नहीं कमा पाएगी। जेप्टो को देख लो, शुरू में लॉस कर रही थी, बट नाउ भी जेप्टो का सीईओ का कल रात का ट्वीट है कि हम $1 बिलियन का $50 बिलियन कंपनी बना रहे हैं, 50 बिलियन की डॉलर की कंपनी बना रहे हैं, और ये कंपनी सिर्फ 3 साल पुरानी है, और शुरुआत में पैसा नहीं बनाया। तो एक फाउंडर माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि तुम भाई क्या यूनिकॉर्न बना रहे हो, पहले तो सोचो ही मत कि मैं यूनिकॉर्न बना रहा हूं। तुम बनाओ जो फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम से, या तो उसको सॉल्व कर लो, या जो ट्रेडिशनल धंधे में जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसको सॉल्व कर लो। पैसा दोनों में बनेगा। कोई ऐसे इंडस्ट्रीज, कोई आइडियाज जो आप सोचते रहते हो? अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हर इंडस्ट्री में पैसा है। अगर मैं नॉर्मलाइज वे में बोलूं, जिसमें सिर्फ धंधा बनाना है, चाहे वो एजुकेशन में बना लो, चाहे हॉस्पिटल में बना लो, चाहे कहीं भी बना लो, धंधा तो हर जगह बनेगा, और हो सकता है मंथ वन से प्रॉफिट भी दे दे। लेकिन अगर आप अपकमिंग इंडस्ट्रीज की बात करो, जहां पे फ्यूचर है, जहां पे इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, जहां पे पूरी कॉम जा रही है, पूरा दुनिया जा रही है, तो वो इंडस्ट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं बूम कर रही हैं, और बहुत ज्यादा है। जिसमें चाहे सोलर हो, चाहे चाहे ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी बहुत पीक पे है, सोलर हो, एआई तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ नए सेक्टर्स आ रहे हैं, और सेक्टर के नीश भी आ रहे हैं। लाइक एआई इज गुड, बट व्हाट्स एआई इन एजुकेशन? एआई इज गुड, व्हाट मेडिकल इन एआई? तो अगर आप इन माइक्रो नीश या नीश सेक्टर की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली ना, यूजिंग द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री फॉर श्योर। एंड इफ समवन वांट्स टू अर्न फर्स्ट करोड़, किसी को अपना पहला करोड़ कमाना हो तो क्या करें? मेहनत करके कमाओ। मतलब मेहनत करके कमाओ मतलब सिर्फ सोचो मत। मतलब मैं भी बहुत सोचता था नितिन भाई, ऑनेस्टली मैं सच बताता हूँ, 2015-16 में मैंने सोचा यार स्टार्टअप बनाऊंगा, फंडिंग रेज करूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। पैसे मांगे, नहीं दिए किसी ने। फंडिंग मांगने में शर्म आती थी पहले तो शुरू में, फिर मांगे चलो यार एंजल राउंड रेस कर लेते हैं। बहुत लोगों ने लटकाया, बेवकूफ बनाया, हाँ अभी डालते हैं, चेक डालते हैं, आ जाओ बैंक में डाल। एक का तो मुझे याद है, आप बता रहे थे बैंक में डालते हैं, हाँ। अभी बताओ बैंक अकाउंट बताओ, बैंक भेजो। तो फिर लगा नहीं यार, अब नहीं पैसे मांगेंगे यार, बेशर्मी लगती है यार पैसे मांगना, बनाएंगे बिजनेस बनाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो मत दिमाग लगाओ, खुद मेहनत करो, शुरू का 1 करोड़ खुद से कमा के दिखाओ, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में 1 से 5 साल, 1 से 5 साल में 1 करोड़ बैंक में आया जा सकता है, अगर आप मेहनत करके कमाते हो, नो शॉर्टकट्स। बट बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जो शॉर्टकट करके पैसा कमाते हैं, उनको लगता है यार ये लॉन्ग टर्म मनी समझ में नहीं आती, आई एम अ स्मार्ट माइंड, मैं 1 साल में 50 करोड़ कमा लूंगा। ऐसे हैं लोग जो करते हैं ऐसा। मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत करते हैं, बट जिस तरह से मैंने कमाया, मैं तो बहुत मेहनत करके कमाया, मुझे 1 करोड़ बनाने में 5 साल लग गए, एंड दैट्स फाइन। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, उन 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, तो मैं उससे खुश हूं। बट अगर कोई आजकल यंगस्टर है, वो कोई भी सेक्टर पकड़े, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, 1 करोड़ बनाने में 5 साल बहुत प्यार से बन जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स, बैंक में प्रॉफिट, नॉट द रेवेन्यू, नॉट द टॉप लाइन, नॉट द जीएमवी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच शिवम भाई, बहुत 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 मजेदार बातें हुई हैं। मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा तो हमें अगली बार तसल्ली से और देना पड़ेगा। बट नितिन भाई, मेरा बहुत मन है हाँ। आपका पॉडकास्ट किसी दिन मेरा हो। पॉडकास्ट मैंने हालांकि ऐसे फॉर्मली पॉडकास्ट लॉन्च नहीं किया, आप बट शुरू करने वाले थे? या इट्स इन हाँ। प्रोसेस। बट आपकी जो स्टोरी है ना, वो बड़ी किलर है। कम लोगों को पता है कि जिस तरीके से, मतलब लोगों को लगता है स्टार्टअप कर लिया, 10 साल में फेमस हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। उनको ये नहीं पता वो 10 साल में ना 10 बार आइटरेशन मारना पड़ता है, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं अगर आपसे थोड़ा बैकग्राउंड जाऊं, आपका पहली कंपनी और आज जो आप कर रहे हो, इस बीच में आपने कितनी कंपनीज बंद और चलाई होंगी? प्रोडक्ट्स तो कम से कम 10-12। 12 प्रोडक्ट्स के बाद में आपको 13वां प्रोडक्ट शायद सक्सेसफुल मिला, और आप यहाँ रुकोगे नहीं। नहीं, अब मुझे लगता है आपको अंदर एक लैब सेटअप बनाना चाहिए। फेल होते हैं, अभी भी फेल हाँ, होते हैं, अभी लेकिन भी अभी product प्रोडक्ट launch लेवल करते पे हैं। नहीं, फीचर लेवल पे फेल होते हो, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। दैट्स फाइन। बट आपकी वो कंपनी बन गई है, कैश काउ बन गई, जिससे पैसा बिल्कुल, कमा पा रहे। definitely। बट यहाँ तक पहुंचने में 13 कंपनीज का बलिदान लगा है, 13 प्रोडक्ट्स का बलिदान लगा है। बिल्कुल। ये लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को लगता है वो कंपनी बंद हो गई, प्रोडक्ट खत्म हो गया, चलो आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लेते हैं, विच इज फाइन, वो कर Yeah. सकते हैं। बट एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कहीं ना कहीं बार बार ट्राई करके अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट वो मार्केट में लाएगा, तभी पैसा कमा पाएगा। सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आइटरेशन से कभी भी कंपनी नहीं बनती, फॉर श्योर।
मेरे को ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर और बीइंग एंटरप्रेन्योर is not transactional, it's a state of mind. For example, and once you become an entrepreneur, once your mindset is about, there is no way back. there is no way back. तो अभी मेरे से ना कोई पूछ रहा था कि यार आपका YouTube पॉडकास्ट है, ये है, वो है, and this guy has around 5 million subscribers on YouTube, and we were talking and he was saying कि यार आपके व्यूज अभी तो कम आ रहे हैं. मैंने बोला हाँ यार कोई बात नहीं. तो बोलता है बट मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ बिकॉज आई एम इन लव विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क, और परहैप्स मेरे को कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है आपकी कि आप कुछ भी हो जाए रिलीज तो करते ही करते हो, चाहे व्यूज 1 लाख आ रहे हैं, चाहे 10,000 आ रहे हैं, चाहे 1,000 ही क्यों नहीं आ रहे. कभी आपको नहीं लगता कि आपको छोड़ देना चाहिए? मतलब दैट इज नॉट हाउ आई थिंक. वो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस एंड ऑल्सो द मोटिव एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं. कर क्यों रहे हैं. मैंने बोला ना बहुत से लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. आई डोंट डू पॉडकास्ट फॉर Exactly. मेकिंग मनी. YouTube से आपको कुछ खास इनकम भी नहीं आती होगी, मुझे नहीं खास लगता. इनकम क्या, बंद कर रखा है मैंने तो सब कुछ. आई हैव डिसेबल्ड द मोनेटाइजेशन disable किया. Okay, that's completely. nice. I don't want to make money out of YouTube. All I want is to build an ecosystem, is to build a network of good, amazing people that I can bring here, because these people are not accessible with general people. इनफैक्ट मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से जब बात की, मैंने बहुत बड़े इन्वेस्टर से भी बात की, कोचेस से बात की, मुझे एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली. उसने बोला कि शिवम, यू नो व्हाट्स माय लाइफ मिशन इज. व्हाट्स योर लाइफ मिशन, बता दो. खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, खुद से आंसर दो. तो बोला मेरा मिशन है सिर्फ 10 एंटरप्रेन्योर्स के साथ में काम करना पूरी लाइफ में. अपनी कंपनी नहीं रन करूंगा, काम करूंगा किसी के उसने साथ. पैसा कमा लिया है. नाउ सी फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, जिसके पास में पैसा बहुत है, बैंक में 200-500 करोड़ बना हुआ है, वो बिजनेस नहीं लॉन्च कर रहा. कह रहा अच्छा. बिजनेस में बहुत मेहनत है. इतना पैसा कमाने के बाद बहुत ये बात पैसा. बोल रहे हैं वो. ऑफ कोर्स उसने बोला पैसा बहुत कमा लिया लेकिन अब बिजनेस नहीं करना. सिर्फ 10 लोगों के साथ में काम करना है जो लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो. फाउंडर्स को बेचारे देखते हैं, यार बेचारा बहुत मेहनत करता है यार बेचारा, और घर पे उसके कुछ नहीं आता. फाउंडर की रियलिटी दुनिया को बहुत अलग लगती है और होती बहुत अलग. बिल्कुल. फाउंडर अपने घर में 1 लाख रुपए नहीं लेके जाता, हो सकता है स्टाफ को 15 लाख की सैलरी बांट रहा हो. बिल्कुल. तो इसलिए फाउंडर की रियलिटी बहुत डिफरेंट है. तो उस इन्वेस्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शिवम, मैं सिर्फ 10 लोग ढूंढ रहा हूं जिसको मैं पैसा दूंगा और उनके साथ में लग के काम करूंगा. बस मेरी लाइफ का ये मिशन है, मुझे कहीं भाग दौड़ नहीं करनी. भाई खुद घूम रहा है एयरप्लेन पे, अमेरिका, ये वो, हर हफ्ते हर महीने निकल जाता है और 10 एंटरप्रेन्योर के साथ में काम कर रहा है. उसकी वीकली मंथली मीटिंग सेट है, सिर्फ उन्हीं के साथ में बात करता है, उनके साथ मीटिंग करता है. दैट्स ए इन्वेस्टर माइंडसेट. तो वो भी बुरा नहीं, वो भी बहुत अच्छा है. लेकिन एज अ फाउंडर अगर आप हो तो भाई साहब पैसा नहीं है तो काम करना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा. ये तो बात सोचनी पड़ेगी फॉर श्योर आपको. बिल्कुल. तो बहुत काम करिए सब लोग, मजे करिए, और हम आपसे फिर से मिलेंगे अलग एपिसोड में. और शिवम भाई अब इसके बाद क्या करना है शिवम, स्किल सर्कल में कहाँ लेके जाना है कंपनी को? भाई अगर मैं बात करूं स्किल सर्कल की ग्रोथ की, एंड बहुत सिंपल सा प्लान है. जहां पे भी अभी हैं 10x करेंगे हम अपने आप को ना. एक रेदर देन बड़ा गोल दूं कि मैं 25 करोड़ पे आप हो, 250 करोड़ पे जाना है. 10x व्हाटएवर इज 10x. कुछ भी हम जो कर रहे हैं 10x का गोल रखेंगे. 10x करेंगे तो शायद 5x पे पहुंचेंगे. शूट फॉर द मून, इफ यू हिट द यू विल लैंड ऑन स्टार्स. हमारा बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम 10x का प्लान करेंगे. अब कहां तक पहुंच पाते हैं, कितने टाइम में, ये आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बताएंगे. चलो बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच शिवम भाई फॉर बीइंग हियर. रियली अप्रिशिएटेड. संडे को आप आए हो, काम छोड़ के आए हो, और व्यूअर्स को कुछ कहना हो तो प्लीज कह सकते हो. बस एक ही बात बोलूंगा, अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो तो सच्चे मन से करना. बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, मार्केट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है. सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा या सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है. और पैसा 9 to 5 में नहीं बनता. रात के 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जो काम करोगे ना, वो पैसा बनाएगा. अब आप खुद से पूछो, रात के 9 से रात के 1 बजे तक आप क्या करते हो? बहुत लोगों का आंसर्स मुझे पता है. बट चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ठीक है, यू वेलकम.